हेलो एवरीवन, ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के नेक्स्ट सेट में आपका स्वागत है। और ये शिफ्ट जो है आपका कब का है, 30/8/2022 का शिफ्ट नंबर 3 का क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले वाला जितना भी सेट था उसका हो गया है डिस्कशन, अपलोड भी हो गया है, उसको प्रॉपर आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या ही करना, शुरू करते हैं इसको। चलिए तब आइए, क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन देखा जाए, एकदम देखा जाए। चलो भाई साहब, हाँ, क्वेश्चन ये बोला जा रहा है 10 संख्या का औसत 8 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्या के नए समूह का औसत क्या होगा। सर इसका आंसर क्या होगा, 2 से विभाजित कर रहे हैं सबको, औसत को भी 2 से कर दीजिए, 4 हो जाएगा। 8 को 2 से करेंगे 4 हो जाएगा, 4 आंसर विल बी 4। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था औसत 8 था, सब संख्या को 2 से डिवाइड कर रहा है, तो बोल रहा है औसत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो औसत पे वही प्रभाव पड़ेगा जो सारी संख्या पे पड़ेंगे, क्योंकि औसत जो बनता है वो सारी संख्या से मिलकर बनते हैं ना भाई। तो इसीलिए आप इस दिमाग में रख लीजिए, यदि सभी संख्या में जो ऑपरेशन हो रहा हो वही ऑपरेशन औसत पे भी होता है। तो यहां पे यदि 8 औसत है और सब में आप 2 से विभाजित कर रहे हैं तो औसत में भी 2 से विभाजित कर देंगे तो आंसर 4 हो जाएगा। मतलब अब ठीक है, यहीं पे यदि बोल देता यदि औसत में सब संख्या में 2 जोड़ रहे हैं तो औसत में प्रभाव क्या पड़ेगा, तो औसत में भी 2 जोड़ देते। सेम कहानी घटाने की बात रहता तो वहीं घटा भी देते। सही है, तो बात समझ में आएगा। यहाँ पे क्या कितना क्वेश्चन बनेगा, 4 से 5 क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे भाग है, गुना, कुछ भी गुना करेगा तब भी औसत पे वही प्रभाव पड़ेगा। तो ये बात को, इस क्वेश्चन के लिए पेन नहीं उठाना है, कैसे जीके जीएस की तरह टिक करके निकल जाना है। डन है। चलिए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समरूप त्रिभुज का गुण नहीं है। ठीक है, समरूप त्रिभुज का गुण क्या होता है वो पहले देख लें। समरूप त्रिभुज का गुण यही होता है, उसका सब कुछ समानुपातिक होता है, बट जब क्षेत्रफल की बात आता है तो उसमें स्क्वायर लगा रहता है। क्या रहता है, स्क्वायर रूट रहता है। देख लीजिए, यदि ये त्रिभुज लिख लेते हैं पहले, उसको आते हैं क्वेश्चन पे। ये एबीसी है, छोटी वाली त्रिभुज मान लिया मैंने। ये क्या है, पी क्यू आर है। यदि ए बी बट्टा क्या है, पी क्यू है, और क्या है, बी सी बट्टा क्या है, क्यू आर है, और क्या है, ए सी बट्टा क्या है, पी आर है। और यहाँ पे हम लंब डाल देते हैं तो यहाँ पे डी कर लेते हैं, यहाँ पे एल कर लेते हैं। तो लंब क्या है, ए डी बट्टा क्या है, डी। सब कुछ समानुपातिक होगा। यदि इसका इन रेडियस R1 है, इसका इन रेडियस R2 है, तो R1 बट्टा R2 होगा। यदि इनका सरकम रेडियस बड़ी वाली त्रिज्या R है, इसका R1 है और इसका R2 है बड़ी वाली, तो R1 बट्टा R2 हो जाएगा। ऊंचाई भी सब कुछ कर ही दिया, मगर क्षेत्रफल की बात जब आएगा तो ये रूट अंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा। क्षेत्रफल मतलब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल हो जाएगा। और यदि नॉर्मल एबीसी त्रिभुज और बट्टा पीक्यूआर करेंगे तो वहां पे भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। एक ही केस में क्या है, एक ही एक्सेप्शन है। तो आइए उस एक्सेप्शन को पकड़ते हैं। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के समद्विभाजक द्वारा प्राप्त संगत खंडों के वर्गों का अनुपात। ये सही है, क्योंकि जब इसको स्क्वायर करेंगे, कोई समद्विभाजक मान लीजिए ये समद्विभाजक था, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा इसको हटाने के लिए, तो सही है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत माध्यिका के वर्गों का अनुपात है। माध्यिका का भी समरूप होगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो माध्यिका स्क्वायर हो जाएगा। ये भी सही है। तो आपको गलत ढूंढना है ना, तो गुण नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है, बी भी सही है। तो आंसर क्या होगा, अगर आगे देखते हैं। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात संगत कोण के समद्विभाजक के प्राप्त संगत खंडों का अनुपात के बराबर नहीं है, उसके स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो आंसर ये डी गलत है, सी विल बी, सी गलत है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आए कि नहीं। जब कभी भी क्षेत्रफल की बात करेगा तो क्षेत्रफल या तो इसको लिखेंगे ए बट्टा पी क्यू, रूट अंडर ए बी सी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बट्टा पी क्यू आर का क्षेत्रफल। यदि यहीं पे इसका स्क्वायर कर देंगे, ए बी बट्टा पी क्यू का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं। ये सारा क्लियर हो गया होगा, फंसना नहीं है, यहाँ पे फंसना नहीं है। सब कुछ समानुपातिक होता है एक्सेप्ट क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में क्या होता है, वहाँ ऑब्वियस बात है ना, सारा कुछ वन डायमेंशनल है, क्षेत्रफल में डबल है ना, आधार बेस बन के बनता है, तो उसको एक करने के लिए स्क्वायर रूट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, या तो इधर स्क्वायर कर दीजिए या तो इसको स्क्वायर रूट कर दीजिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पे। एक कार एक निश्चित दूरी को 1/3 दूरी को आज 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करती है और शेष दूरी को 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करती है। कार ने 4 घंटा में कितना दूरी तय किया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको 4 घंटा में कितना दूरी तय किया, उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको एवरेज स्पीड चाहिए, मतलब औसत चाल चाहिए। तो औसत चाल कैसे निकलेगा, तो औसत चाल एक फॉर्मूला आप पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हुए हैं, देखिए 2v1 v2 बट्टा v1 प्लस v2। मगर ये फॉर्मूला तब लगता है जब v1 द्वारा तय की गई दूरी और v2 द्वारा तय की गई दूरी बराबर दूरी रहेगा। तो यहां पे ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्या ये फॉर्मूला यहां पे नहीं लगेगा,
क्योंकि ये कार का निश्चित दूरी 1/3 है और 2/3 मतलब बराबर तो नहीं है ना, आधा आधा रहता तो ये फॉर्मूला लग जाता, कोई दिक्कत नहीं था, आंसर आ जाता, एवरेज चाल निकल जाता और गुना कर देते टाइम से। बट यहां पे क्या करना है आपको, यहां पे आपको दूरी को मानना पड़ेगा। अब यदि मानना है और यहां पे एवरेज चाल में एक चीज रहती है, दूरी एवरेज चाल में दूरी डिपेंडेंसी नहीं रहती है, दूरी की डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, तो हम कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी ऐसा मानिए जो आपको प्रॉपर कटे। ठीक है, तो हम बोलते हैं यदि एवरेज चाल चाहिए, औसत चाल चाहिए, तो क्या होगा, टोटल दूरी बट्टा टोटल समय, टोटल दूरी, तो दूरी आप कुछ भी मान सकते हैं, मगर समय जब निकालने जाएंगे तो उस दूरी को 30 से डिवाइड करना पड़ेगा, उस दूरी को 20 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम कुछ ऐसा माने जो 30 से और 20 से कट जाए। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे सर, 330 और 20 का गुणनफल ले लेते हैं, 600 दूरी मान ले, नहीं मानिए, 600 मानेंगे, मान सकते हैं, मगर उस केस में जब यहां पे क्या बोल रहा है, उसका 1/3, जब 1/3 करने जाएंगे तो क्या होगा, 200 हो जाएगा, 200 को फिर 30 से कटना पड़ेगा, नहीं कट रहा है, तो यहां पे आप कुछ कर मत करिए, एक 3 और जोड़ लीजिए, हम 1800 मान लेते हैं। हम नहीं कहते हैं 600 मानने पर आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा, मगर हमें चाहिए 30 से कट जाए और 20 से भी कट जाए, जिससे हमको गुना भाग ना करना पड़े। बात समझ में आया ना, मैंने 600 किया, उसके बाद एक 3 से और गुना कर दिया, क्यों, क्योंकि 1/3 का बात कर रहा है ना, तो 3 कट जाएगा तब भी ये काम अपना कर लेगा। भाई साहब समझ गए बात। हम बोले अब 1800 दूरी मान लिए, क्यों 1800 दूरी माने, क्योंकि आप कुछ भी मानेंगे, एक्स भी मानेंगे तो आएगा, हम नहीं कह रहे नहीं आएगा, क्योंकि चाल एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो हम ऐसा चीज माने जो कटे। ठीक है, अब देखिए कटने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 18 है, 1800 टोटल कितना, चाल बराबर टोटल दूरी, तो 1800 बट्टा टोटल टाइम, तो टोटल टाइम के लिए क्या, 1/3, इसका 1/3 कितना हो जाएगा, 600, तो 600 दूरी, कितना दूरी में चाल कितना है, 30 से टाइम हो गया, फिर रिमेनिंग कितना बचा, 18 में से 600 चल गया तो 1200, तो 1200 में क्या करेंगे, कितना कितना 20 से, तो 20 से कर देंगे। अब यहाँ पे आपके लिए लिखा, मैंने वैसे लिखता नहीं मैं, ये 1800 हो गया, ये कितना हो गया, ये कटा, तो ये 60, ये 20, कितना हो गया, 80 हो गया, ये चाल हो गई, औसत चाल हो गई ना। अब यहाँ पे कट जाएगा, क्यों ना कटेगा, ये कटेगा, 4 दूना 8, 4 चुका 16, 4 5 20, 45/2 हुआ, 45/2 हुआ, ये क्या हुआ, 45/2 आपका क्या हुआ, औसत चाल, 45/2 औसत चाल। आपसे बोला क्या जा रहा है, कितना दूरी तय करेगा, कितना घंटा में, 4 घंटा में, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 45/2 और गुने 4, मतलब क्या, 90 किलोमीटर होगी, आंसर डी विल बी आंसर। बात समझ में आया। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हम तुरंत कैसे करते, देखिए तुरंत कैसे करते क्वेश्चन को, मैंने देखा चाल अपना दूरी मानेंगे अपना मन से, जो कट जाए, तो 3 लगाया, 5 6 जो भी लगाना था लगा लेते, बस कट जाना चाहिए था। 1800 मैंने ऊपर में 1800 लिखता, फिर लिखता 600 क्योंकि 1/3, तो 600 बट्टा 30, वहां पे डायरेक्ट 20 करता, यहाँ पे 60 करता 80 आता, और 80 को 4 से 20 करके वहां पे 90 हो जाता। ठीक है, इतना कैलकुलेशन लिखना नहीं है, औसत चाल नहीं लिखना एग्जाम में, आपको समझाने के लिए मैंने इतना स्टेप लिखा। यदि आप कोई अटेम्प्ट करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन को, तो इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। बात समझ में आया, आगे चले, हाँ या ना बताइए, कमेंट में बताइए जो क्या दिक्कत है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ या ना। ठीक है, नॉर्मल XYZ करके सवाल हम नहीं करेंगे, हम ऐसे सवाल करेंगे जो आपको एग्जाम में तुरंत बन पाए। ठीक है, सारे मेथड मेरे ऐसे ही होते हैं, आपने सारे प्रीवियस भी देखे होंगे, मेरे करने का तरीका भी देखा होगा आपने, और मेरा जो तरीका है ये सेटिस्फाइड है। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेटिस्फेक्शन बोलते हैं, सर्टिफाइड है, मतलब ये मैं अपना जिंदगी में लगा के देखा है और सारा रिजल्ट आया है, तो आपका भी रिजल्ट आना तय है, तो आप लगाइए इस तरीका को। चलिए अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या है, बी चौथा नंबर, बी किस धनात्मक मान के लिए समीकरण x² + bx + 9 = 0 के मूल के समान है। ठीक है, बी का धनात्मक मान समीकरण इतना का मूल समान है, तो मूल समान होने की क्या कंडीशन है प्रभु, सर कुछ नहीं है, d = 0 करिए, तो d = 0 मतलब क्या, b² - 4ac = 0, तो यहाँ पे b² में b ही है, b² - 4, a कितना 1 और c कितना है 9, बराबर क्या 0, मतलब b² बराबर कितना 36, तो b बराबर कितना 6, ±6 होगा, 6 ही आंसर है, ए विल बी आंसर, काम खत्म। ठीक है, मूल जब बराबर होता है तो क्या होगा, d होगा = 0 करेंगे, काम खत्म। अगला क्वेश्चन, tan थीटा + 1/tan थीटा क्या होगा भाई साहब, ये क्या होगा, tan थीटा + cot थीटा पूछ रहा है आपसे, हाँ या ना, ये तो आपको दिमाग में रटे रहना चाहिए। tan थीटा × cot थीटा क्या होता है, sec थीटा × cosec थीटा, कैसे, अरे सर ये भी क्या ही है, sin थीटा बट्टा cos थीटा हो जाता है, इसका भिंजोर होता है तो sin² + cos² ऊपर बन जाता है, और जो 1 होता है और नीचे वाली ऊपर जाती है उलट जाती है, हाँ या ना। ठीक है,
अब यहाँ पे इसको हम करेंगे भिन्न, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे ये सब आपको आते रहना चाहिए, इसको कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ या ना, ठीक है। तो ये 1 होगा, 1 बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा प्रभु, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक, ये सवाल आपको एग्जाम में नहीं करनी है, ठीक है, वहां पे टिक लगाना था। ये जब भी आप देखा tan प्लस कॉट है, मतलब वो साइन, यहाँ को क्या होता है, सेक इंटू कॉसेक होता है। जब भी जिंदगी में tan थीटा प्लस कॉट थीटा कहीं भी दिख जाए, इसको सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा लिखिएगा, ना कि वहां पे साइन प्लस कॉस करके कैलकुलेशन करनी है। बात समझ में आ रही है ना? जिस पॉइंट को कह रहे हैं नोट करिए, और इसको एग्जाम में आपका यूज होगा तो होगा, ठीक है। जिस पे हम लगा रहे हैं कलम भाई साहब, जिसको मैं स्टार लगा दे रहा, उसको दिमाग में रखिए, ठीक है। यही नहीं है, जीके जीएससी नहीं है केवल रटा जाता है, समीकरण भी देखा जाता है। और ये रटने की क्या बात है भाई, साइन थीटा कॉस थीटा नीचे करेंगे, ऊपर में 1 होगा, नीचे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऊपर जाएगा कॉसेक इंटू सेक होगा। ऐसे मंत्र करिए, गायत्री मंत्र की तरह रट के रखिए, ठीक है ना। चलें आगे, कितना स्पीड में बोला, जो मैं भी गड़बड़ हो गया। डन, चलिए अगला क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये सब कंडीशन को दिमाग में रखना है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 है और दुकानदार एक ग्राहक को क्रमशः 10% और 5% के 2 क्रमिक छूट प्रदान की। ग्राहक का वस्तु किस मंच पर खरीदा? आहा, 2 छूट मिल रहा है आपको, आप क्या चाहिए, इससे ज्यादा क्या डिस्काउंट चाहिए? 2 छूट मिल रहा है, क्रमागत 1200 रुपया का सामान है, एक छूट क्या प्रभु सर, एक 10% है, मतलब क्या 90/9/10 होगा ना, हाँ या ना? इसमें भी किसी को शंका क्या? 5% मतलब 1/20 मतलब क्या 19/20, 19/20, ये कटा ये कटा ये कटा, 2 से 6 कटा, अब कितना 54, 19, अब ये 36, 3, 45, 48, 52, 5, 10, 26, कौन सी भाई? बी विल बी आंसर। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट काम कर रहे, रोज आधा घंटा कैलकुलेशन पे तो काम कर लीजिए, जोड़ और गुना पे काम कर लीजिए, काम बन जाएगी। भाग पे थोड़ा, 3 चीज पे, जोड़ गुना पे धंगच के करना है, और भाग को थोड़ा देख लेना पर डे, आधा घंटा बस। 20 संख्या ले लीजिए, मन में जोड़ना शुरू करिए, एक लाइन में गुना करना सीखिए जैसे मैंने किया, उसको सीखिए, बस काम 2 ही चीज से बन जाएगा। इतना शॉर्ट ट्रिक जो है ना कैलकुलेशन का, ये सब काम बहुत कम आती है, 2-4 चीज काम आता है, कभी कभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला काम आ जाएंगे, कभी फैक्टर वाला, वो सब तो मैं बताते ही रहता हूँ, ठीक है। मेरा जो तरीका है उसको देखिए आप भी, सही है, और वही काम करेगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, एक बर्तन में पानी 1/4 भरा हुआ है, इनमें 10 कप पानी डालने पर बर्तन 3/4 भर जाता है। कप में माप में बर्तनों की धारता ज्ञात करिए। देखिए कप में एक बर्तन में 1/4 पानी ऑलरेडी था, 1/4 था, अब 10 कप डाले तो बर्तन में कितना बन गया 3/4, तो कितना बढ़ा कितना 3/4, 3/4 माइनस 1/4 मतलब क्या 1/2/4 मतलब 1/2 बढ़ा, हाँ या ना? ये 1/2 कप क्यों बढ़ा? क्योंकि आपने 10 कप डाला पानी, 1/2 का वैल्यू 10 कप है, तो पूरा का वैल्यू कितना 20 कप ही तो होगा भाई। नहीं समझे बात? हमने बोला बर्तन में 1/4 पानी था, मैंने 10 कप डाला, वो 3/4 हो गया, मतलब क्या आपने 3/4 माइनस 1/4 किया, मतलब आपने डाला 1/2, और 1/2 का वैल्यू कितना 10 कप, हाँ या ना? कप हुआ, तो 1 का वैल्यू कितना, इससे क्रॉस कर देंगे तो 20 कप, मतलब पूरा, ऑब्वियस बात है ना, आधा का वैल्यू यदि 10 है तो पूरा का वैल्यू 20 से होगा ना भाई, बात होगा ना, तो 20 होगा, काम खत्म है। अगला क्वेश्चन, यदि x सबसे छोटे अभाज्य संख्या को 4 से गुना करने पे, लगा ही देते हैं, x सबसे छोटे अभाज्य संख्या कौन है 2 से शुरू होता है ना प्राइम नंबर, 2 से 4 से गुना करने और गुणनफल को 5 और 10 के लघुत्तम समावर्तक में जोड़ने पर, गुना करने पे, इसको किसमें जोड़ने पे 5 और 10 के लघुत्तम समावर्तक में जोड़ने पर, 5 और 10 के लघुत्तम समावर्तक कितना 10 ही ना, 10 जोड़ने पे प्राप्त निरूपित करता है, मतलब x हो गया कितना 18, ठीक है। चलिए भाई साहब, y सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, y सबसे विषम अभाज्य संख्या कौन है, 2 भाज्य है भाई, तो विषम क्या है 3 है ना, 2 3 दोनों प्राइम नंबर है, तो अभाज्य की बात कर रहा है तो 3 होगा, तो y सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या को 5 से गुना करने पर, 3 गुने 5 से गुना करने पर, और गुणनफल को दूसरे सबसे छोटे विषम अभाज्य संख्या से जोड़ने पे, और गुणनफल को दूसरे सबसे विषम अभाज्य संख्या, तो पहला तो 3 हो गया, दूसरा क्या हो गया 3 के बाद 5 होता है ना भाई, तो 5 अभाज्य संख्या कौन कौन होता है 2 3 5, ठीक है, तो 5, क्योंकि दूसरा अभाज्य, पहला तो ये भाज्य होता है 2, ये दोनों अभाज्य होता है, तो अभाज्य में सेकंड वाला का बात कर रहा है, जोड़ दिया, तो ये कितना 15 20 हो गया, x हो गया 18, y हो गया 20। अब बोल रहा है क्या, तो कौन सा सत्य है,
एक्स वाई से बड़ा है, एक्स 18 है, वाई 20 है, छोट कैसे, गलत है भाई। एक्स प्लस वाई 10 ना भाई, एक्स और वाई बराबर है नहीं, वाई और एक्स का अंतर 2 है, सही है, वाई एक्स का अंतर 2 है, 20 में से 18 गया तो 2 होगा, डी विल बी आंसर। बात समझ में आया? यहाँ पे हड़बड़ यदि थोड़ा भी करते तो गड़बड़ कर देते, क्यों? क्योंकि 2-2 3-3 पॉइंट छोटा छोटा लिखा गया है। सबसे पहले तो अभाज्य संख्या शुरू कितना से होती है, 2 से, 2 3 5, एकलौता ऐसा एक सम संख्या है जो अभाज्य है वो 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एक इकलौता है। उसके बाद बोल रहा है सबसे छोटा अभाज्य संख्या, सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या, तो विषम सबसे छोटा कौन सा है, 3, सम सबसे छोटा कौन है, 2, और 2 सबसे छोटा, ओवरऑल भी सबसे छोटा है। तो ये सब 3 बात पे दिमाग रखना है। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर की बात कर रहा है, प्राइम नंबर शुरू कहां से होता है, 2 से, 2 3 5 7, ठीक है। तो बोला जा रहा है सब एक एकलौता ही एक प्राइम सम संख्या है, कौन है, 2 है। उसके बाद कौन है, 3 है जो कि विषम है, उसके बाद सारा विषम ही है, ठीक है। उसी पॉइंट को लेके ये क्वेश्चन इसने बना दिया, ठीक। इसीलिए कहते हैं छोटा छोटा बात पे ध्यान दीजिए, कब काम आ जाए पता न चले, ठीक। आइए, दिए गए पाई चार्ट में ग्रीन कार्ड पर विभिन्न प्रांतों से अमेरिका प्रवास करने वाले लोगों की संख्या प्रतिशत वितरण को दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और पूछे गए आंसर दीजिए। देंगे आंसर? आ जाइए पहले आंसर देते हैं। दिल्ली, गुजरात, बिहार, यूपी, हरियाणा। दिल्ली में प्रवास करने वाले लोगों की संख्या की संगत वृत्तखंड में कौन बनता है? दिल्ली में प्रवास करने वाला, तो दिल्ली में प्रवास करने वाला कितना कोण बनाएगा, कितना है भाई, 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री मतलब क्या, 360 डिग्री का 30%, 30 डिग्री नहीं 30% है, 360 डिग्री 3 पर 3/10 कर देंगे, ये कट जाएगा, मतलब क्या, 108 डिग्री। 108 डिग्री कौन सी है, 108 डिग्री कौन सी, विल बी आंसर। क्या आसान सा था, हाँ या ना। 7 12 21 और एक्स समानुपाती है तो एक्स का मान क्या होगा भाई साहब, 7/12, 21 बट्टा क्या एक्स, 7 या 21 मतलब एक्स बराबर कितना, 36 हो जाएगी ए। इसमें कौन सी बड़ी बात थी, नहीं थी सर। अगला क्वेश्चन, के का किस मान के लिए रैखिक समीकरण इतना का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं का क्या होता है, मतलब कोई हल मतलब नहीं, मतलब क्या होगा, कंडीशन बताइए। 3 कंडीशन लिख दूं, फट से लिख देता हूं। कोई हल का नहीं होता है कंडीशन, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2। मतलब क्या, ये दोनों लाइन क्या हो गया, पैरेलल हो गया। क्या हो गया, पैरेलल, मतलब नो हल मतलब क्या, 2 लाइन पैरेलल। तो हो गया, अब निकालते हैं, लिखिए दो क्या, तीनों लिखूं या इसको पहले निकाल दो पहला। तो a1 कितना है, 2 बट्टा a2 कितना है, 4 बराबर क्या, b1 कितना है, 3 बट्टा क्या है के ही निकालना, आगे क्या लिखना क्या नहीं लिखना भाई, 2 के बराबर 6 तो आ ही गया। यदि ये हो सकता है कभी कभी ये न आए तो अगला स्टेप लिखना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू कितना, 2 बट्टा -1, ठीक है। तो कभी कभी ये भी दे देगा के नॉट इक्वल टू -3/2, ठीक है। तो वो ऑप्शन तो है नहीं, तो मैंने लिख दिया। अब यदि बोले अनंत हल तो क्या करेंगे, यदि अनंत हल की बात करेगा तो क्या हो जाएगा भाई, a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक लाइन दूसरे लाइन पे कोलाइड कर गया। अनंत हल मतलब क्या, जब 2 लाइन कोलाइड कर जाए, यदि 2 लाइन है ये दोनों कोलाइड कर गया, मतलब अनंत हल हो गई, ठीक है। जब यही लाइन ऐसे उठ गया, पैरेलल हो गया, कोई सॉल्यूशन नहीं। ये कब उठ जाएगा, जब सी वाला टर्म डिफरेंट रहेगा। सी वाला टर्म जब भी डिफरेंट रहा, बराबर नहीं है, मतलब ये पैरेलल लाइन में जितना गैप है वो डिपेंड कर रहा है कांस्टेंट टर्म के बीच में दूरी कितनी है, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं, यही जब बराबर हो जाता है कांस्टेंट है तो ये इस पे आ जाता है, ठीक है। जब एक दूसरे पे आ गया तो भाई इसका इस लाइन पे जो चीज है उस लाइन उसी पे वो भी है, मतलब सारा पॉइंट सारा एक दूसरे लाइन पे है तो अनंत सॉल्यूशन हो गया। कुछ भी आप लेंगे उस लाइन पे तो सॉल्यूशन ही होगा, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं। और एक तीसरा वाली क्या होती है, ये कौन सी वाली, ये होती है आपका अनंत सॉल्यूशन, अनंत ना सॉल्यूशन, अनंत हल। ये क्या, नो हल, नो सॉल्यूशन, ठीक है। अंग्रेजी हिंदी मिला के ले लो आप। एक होता है यूनिक, उसमें क्या होता है, कुछ बराबर नहीं होता, a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2। ये बात समझ में आ गई, तीनों पॉइंट। और तीनों पॉइंट पे एकदम मतलब पथिया भर बोलते हैं ना, बोरा ढाकी से सवाल पूछ रहा है, इसीलिए बात पर ध्यान दे। अगला क्वेश्चन है, ये 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, 2 रेलगाड़ी क्रमशः P और Q एक ही समय में चलना शुरू करती है। वह क्रमशः 40 किलोमीटर पर घंटा और 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से एक दूसरी की ओर बढ़ती है। जब वो मिलती है तब पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी की तुलना में 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। तो P Q के बीच की दूरी ज्ञात करें। बहुत आसान सवाल है, देखने में हार्ड लग रहा है मगर है नहीं, एकदम है नहीं। देखिए यहां पे बोल रहा है क्या, अब यहां से एक रेलगाड़ी और यहां से चलना शुरू किया, ठीक है। जब यहां पे एक समय पर चलना शुरू किया, यहां पे आगे कुछ मीट किया, ऐसे करके मिला, ऐसे करके मिल गया, हाँ या ना। तो यहां पे जब मिला तो टाइम क्या है, इक्वल है दोनों का, x बराबर vt,
x बराबर वी टी, यदि टाइम कांस्टेंट रहे तो x प्रोपोर्शन किसके हो जाएंगे, v के, मतलब जितना x का रेशियो होगा उतना v का रेशियो हो जाएगा, जितना दूरी का रेशियो उतना समय स्पीड का रेशियो, क्योंकि t क्या है कांस्टेंट, क्योंकि वो भी चलना शुरू किया गाड़ी और ये भी चलना क्या, और जब मिला तो दोनों रुका, एक साथ रुका, चला एक साथ रुका एक साथ, मतलब टाइम क्या है कांस्टेंट है। जब टाइम कांस्टेंट हो गया तो ये स्पीड, ये इसका था 40 किलोमीटर पर घंटा और इसका था कितना किलोमीटर पर घंटा, और इसका था 30 किलोमीटर पर घंटा। हम बोल रहे हैं यहाँ पे क्या सर, ये इसका स्पीड का जितना रेशियो होगा वही स्पीड का इसका दूरी का भी रेशियो होगा, होगा कि नहीं। स्पीड का रेशियो कितना है 3:4:3, 40 और 30 का रेशियो 4:3, मतलब ये 4 है यहाँ से लेके दूरी, और यहाँ से लेके दूरी कितना होगा 3 हो गया, हाँ या ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपको चाहिए क्या, आपको टोटल दूरी चाहिए, और बोल रहा है क्या एक दूसरे से 80 किलोमीटर ज्यादा चला, जो स्पीड ज्यादा है वही तो ज्यादा चलेगा, 4 चलने वाला ज्यादा चला और 3 चलने वाला कम चला, कितना, 1 ज्यादा चला, 1 का वैल्यू कितना है 80 किलोमीटर। पूछ क्या रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है पूरा दूरी पी क्यू से, तो 4 3 7 के वैल्यू कितना होगा, 7 8 56, 560 किलोमीटर, तो 560 किलोमीटर, बी विल बी आंसर, काम खत्म है। इसमें कुछ था क्या, इसमें पेन नहीं उठाना था। ये सवाल यदि हम एग्जाम में देखते तो क्या करते, ऐसे करते 40-30 है, दोनों का रेशियो 4:3 है, 1 4 3 का डिफरेंस 1 है, 1 का वैल्यू 80 दे रखा है, तो 7 का वैल्यू 56 हो गया, 560 हो गया। बात समझे, आप भी ऐसे ही करेंगे, इसमें पेन नहीं उठाएंगे, ये सवाल पेन उठाने लायक नहीं है, यदि पेन उठाएंगे तो गुनाह करेंगे, आप गुनाह से बचें, समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन पे चलिए, 13 नंबर, यदि एक बेलन का आयतन दे रखा 256 पाई सेंटीमीटर क्यूब और उसकी आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई, इससे अच्छा सवाल हो सकता है। v बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम कितना है 256 पाई, पाई छोड़ दीजिए, आर स्क्वायर दे रखा है 8 का स्क्वायर, एच चाहिए, ये कट गया तो यहाँ पे क्या होगा, एच 64 बट्टा 256 बट्टा 64, मतलब क्या 4, एच बराबर क्या 4 सेंटीमीटर, 13 का आंसर बी, 13 का आंसर बी। 14, एक ट्रेडर ने एक व्यापारी से कुछ उधार लिया जिसके एवज में 10,500 की राशि एक वर्ष में दे था। ट्रेडर 4 महीना बाद खाते को निपटान करना चाहता है, यदि ब्याज की दर 6% हो तो उसका भुगतान करना चाहिए। यहाँ पे देखिए एक चीज फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू बराबर फ्यूचर वैल्यू गुने 100 और गुने 100 प्लस NR बट्टा क्या 12, इसको दिमाग में रखना पड़ेगा फॉर्मूला को आपको, ठीक है। यहाँ पे ट्रेडर वाला सवाल वैसे आता नहीं, मगर कभी कभी पूछ देता है, जो पूछ दिया है तो पूछना पड़े, तो एक फॉर्मूला दिमाग में रखिए। तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू मतलब अभी निकालना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू आपको मांग रहा है, फ्यूचर वैल्यू मतलब कितना देर में दे था, ये इतना है, कितना है 10,500 गुने क्या 100, और 100 तो 100 ही रहेगा। n कितना होता है, n होता है मतलब क्या, जितना देर में दे दिया वो नहीं, जितना साल में से बच गया, तो 4 महीना में क्लियर करना चाह रहा है, तो कितना बच गया, 12 में से 4 गया तो कितना 8 महीना, तो 8 हो जाएगा n, r कितना है 6 बट्टा 12, 48 बट्टा 12 4, ये हो गया 4, तो यहाँ हो गया 104, नीचे हो गया, ऊपर हो गया क्या 500, 100 बट्टा क्या 104, और यहाँ पे जब कटेगा तो कितना बचेगा बताए, यहाँ पे जब कटेगा 104 है तो 105 से मिनिमम करेगा वो, 1 से कटेगा 1 से कटेगा 1 से कटेगा 10 से, अप्रॉक्स में 10,000 होगा, 10,000 के आसपास 96 है वो भी है, तो यहाँ पे कर लेना पड़ेगा 104, यहाँ पे 50 52 50 तो 4 105 10 96 अप्रॉक्स आएगा, 196 ये आएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करें कितना आएगा 96 आएगा, 1 पर 00 96 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। तो यहाँ पे दिमाग में हमेशा के प्रेजेंट इसको लगा लीजिए, कभी कभी पूछ देता तो ये सब क्या करेगा, डिफरेंस क्रिएट कर देगा। यदि आपको पूछ लिया है तो उसको रटना पड़ेगा, क्योंकि आदत है इसको, एक चीज जब पूछ लिया तो कब तक पूछता रहेगा, इसको भरोसा नहीं है। और सेम क्वेश्चन डेटा के साथ पूछेगा, ये भरोसा रख लो आप, बस इसको रख लो प्रेजेंट वैल्यू बराबर फ्यूचर वैल्यू प्लस 100, ये आप जो बताए बस n में कंफ्यूज मत करिएगा। यहाँ पे यदि 4 महीना है तो 12 में से यदि 1 साल में दे है तो वो 1 साल में से घटा के उसको n लिखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे, उस गोले का आयतन ज्ञात करिए, इसका व्यास दे रखा है 42, तो व्यास दे रखा है तो r कितना हो गया 21, 4/3 पाई मतलब 22/7, r क्यू मतलब 21 गुने 21 गुने 21, ये 21 से 21 गया 88, 441 और कितना 88 कितना 8 8 चौका 32, 8 40 4 32 36 36 और 32 78 6 32 38, ये आ रहा है सी विल बी आंसर। ऐसे फास्ट गुना करना आप भी सीखें, जरूरी है, ठीक। और वैसे और कोई तरीका था इसको तुरंत निपटाने का तरीका था, मतलब चेक करना पड़ता है 11 से कटने वाला कौन है, 7 से कटने वाला कौन, उससे अच्छा गुना कर लीजिए, छोड़िए क्या ही करना।
ये दो संख्या का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक दे रखा है इतना, तो गुणनफल क्या होगा भाई साहब, दोनों गुना उसके बराबर होगा। n1 गुना n2 कितना, एलसीएम गुना एचसीएफ, तो 245 गुने 7 मतलब 7 पंचे 35, 3 28 31 3 14 17 15 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सरल कीजिए, सरल करिए मतलब क्या, इसको सरल करें तो दिख ही रहा है एक्स क्यू कटेगा भाई, ये कटेगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 10x², ये गया और यहाँ पे कितना प्लस x और माइनस कितना 28, यहाँ पे कितना ये 10x² है। हाँ अब देखिए कौन सा है, माइनस 10x² प्लस x और माइनस 28, सी विल बी, 17 का आंसर सी। ठीक है अगला क्वेश्चन, अब देखिए इसको जो गुना करने गया वो मतलब हम बोलेंगे बहुत कम दिमाग लगा रहे हैं आप, ऐसे ना करें, ऐसे ऐसे से क्वेश्चन को गुना करने ना जाए भाई। अब देखिए यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 जीरो है, 3 पॉइंट के बाद 5 अंक होनी चाहिए ना, नहीं होनी चाहिए। अब देखिए पॉइंट के बाद कितना है, 6 अंक है, ऑप्शन नहीं हो सकता। ये है कितना 1 2 3 4 5, यही तो होगा। ये 3 है, ये 3 है, कैसे होगा, इसको गुना करना था क्या, आपको गुना चेक भी नहीं कर रहा था। ही हर बार में गुना करना मत शुरू करिए इसको, अब ऑब्वियस बात है ना भाई। अब इसको आप गुना करिएगा, इसको ठीक है, इसको गुना करिएगा। अब इसको कितना भी गुना करके आएगा तो आप 5 अंक पॉइंट के बाद तो देंगे, मगर एक बात दिमाग में रखिएगा, यदि यहाँ पे लास्ट में 0 बन रहा हो तब सतर्क हो जाइएगा। ठीक, यहाँ पे यदि 0 बन रहा होता तो यहाँ पे एक आगे 4 ही अंक के बाद रहता। ठीक है, इस बात पे थोड़ा ध्यान दे देना है, और सही है। और सवाल पूछा गया है, ये सवाल पूछा गया है, ये दोनों गुना करके, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 2 था, तो 5 गुना 10 हुआ। अब वो 0 काउंट हो जाएगा, 0 काउंट है, पॉइंट के बाद 0 का काउंट होता नहीं है, तो यहाँ पे 4 अंक के बाद रहेगा, तो यहाँ पे इसको ध्यान में रख लेंगे। मगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बन रहा है, ये 5 वाला सी हो जाएगा आंसर। सही है, ये सब छोटा छोटा बात है मगर बड़ी बात है। आइए सेम कहानी फिर यहाँ पे रिपीट कर दिया। अब यहाँ पे मान बोल रहा है, अब यहाँ पे मान यदि बोल रहा है तो यहाँ पे कितना 1 0 2 0 1 है, बट्टा क्या है 100 है। यहाँ पे कुछ भी निकलेगा 4 है ना, 4 कुछ भी निकलेगा नीचे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा मतलब 2 पॉइंट के बाद होगा, 2 पॉइंट के बाद इकलौता बी ही है, नहीं 2 है, 2 है, हाँ 2 है, तो 2 है तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, मगर यहाँ पे 1 है बाहर आए तो हाथ लास्ट में तो 1 ही होगा, तो ए बी कैसे होगा, ए हो जाएगा। तो ये सब छोटा पॉइंट को पेन लेके बनाने नहीं बैठ जाना है। डन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आदित्य और भास्कर ने 15,000 में एक कार्य को पूरा करने का ठेका लेता है। आदित्य अकेले के 15 दिन में कर सकता है, जबकि भास्कर अकेले से 18 दिन में कर सकता है। चंद्रा की सहायता से 6 दिन में पूरा किया सकता है। चंद्रा हिस्सा बताइए। आदित्य है ए मान लें, कितना दिन में कर रहा है, अरे 15 नहीं, 15,000 रुपया है वो, हाँ ठेका लेता है। आदित्य कितना 15 दिन में, सही है, और कितना, जबकि भास्कर बी बोल देता हूँ कितना 18 दिन में, और चंद्रा मतलब ABC, देखिए सब नाम भी वैसे ही रखा है, ABC बन जाए। सहायता 6 दिन में, किसका चाहिए, तो चंद्रा का ही चाहिए हिस्सा। ये कितना 90, 15 छक्के 18 पंचे, और यहाँ 15 छक्के 15। अब यहाँ पे ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, तो सी कितना हो जाएगा 6 5 11, ये घटा तो 4। अब 4 का हिस्सा चाहिए, तो 15 का हिस्सा दे रखा है कितना, 15 का दे रखा है कितना 15,000, तो 4 का कितना होगा 4,000, क्योंकि चंद्रा का हिस्सा तो 4 ही होगा। ये 6 होगा, ये कितना 5 है, तो 6 5 4 हुआ, तो 4 का हिस्सा चाहिए, 4,000 होगा, काम खत्म है। 20 का आंसर क्या हो जाएगा 4,000। इसमें कोई सी बड़ी बात थी। एक समांतर चतुर्भुज PQRS में P और Q के क्रमागत कोणों का समद्विभाजक कितना है, T पर प्रतिच्छेद करती है, एंगल PT का माप क्या होगा। देखिए यहाँ पे समांतर चतुर्भुज है ना, तो आमने सामने का भुजा समानांतर होगा। ठीक है कर दिया, कौन है P Q R और S है। P और Q का क्रमागत कोण का समद्विभाजक T पे मिलता है। P और Q का क्रमागत, P और T का क्रमागत, इसको समद्विभाजक कहाँ मिलता है T पे। तो ये बोल रहा है ये क्या होगा भाई साहब, ये दोनों कोण का योग कितना 180 डिग्री, पैरेलल है ना, ये पैरेलल यदि है तो ये दोनों मिला के 180 होगा ना, यदि पैरेलल कोण है तो ये दोनों मिला के 180 होगा, तो ये दोनों मिला के 80, और ये इसका समद्विभाजक इसका समद्विभाजक है, तो इसका समद्विभाजक है, तो आधा चला गया, तो ये दोनों का सम कितना होगा 90, ये दोनों का 90, क्योंकि पूरा यदि 180 है आधा समद्विभाजित ले लिए तो ये 90 हो गया। यदि ये 90 दोनों मिला के 90, तो ये भाई साहब 90 ही होगा। इसमें कौन सी बड़ी तीर मारने वाले क्वेश्चन पूछ लिया आपने भाई, बात समझे ना, नहीं समझे। ये यदि समांतर चतुर्भुज है और तो ये दोनों कोण योग 180 डिग्री, इसका समद्विभाजक यहाँ से मिल गया, यहाँ से मिल गया ना, तो यदि 180 तो समद्विभाजक मतलब क्या है, ये दोनों का योग कितना 90 डिग्री, तो बीच वाला कितना 90 ही होगा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन, गीता लता और मधुरा की आयु का अनुपात दे रखा 5 6 3, यदि इसकी औसत आयु दे रखा 42, तो लता की आयु क्या होगी, औसत है मतलब क्या 5x 6x 3x कितना हो गया 11, 14x बट्टा 3 तो 42 गुने 3, 14 42, x बराबर कितना 9,
पूछ क्या रहा है, लता की आयु, तो लता कौन सी वाली, बीच वाली है, तो 9 के 54 हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या ही करना है इसमें, नहीं समझे। टोटल सम बट्टा कितना, आदमी कितना है 3, इसे क्रॉस कर लिया तो x कितना आ गया 9, √2x² माइनस 2√5x प्लस √5 मूलों का योग, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा कितना माइनस b बट्टा a, तो माइनस कितना हो जाएगा ये, तो 2√5 बट्टा क्या a √2, तो ये कितना हो जाएगा 2, ये इधर कट जाएगा तो √2 ही हो जाएगा, मतलब √10 हो जाएगा, √10 कौन सी है, अरे रे माइनस है, ये प्लस होगा, हाँ या ना, क्योंकि जब √2 और √5 को गुना करिएगा तो अंडर √10 से होगा ना। चलिए 2 नहीं तो निकल गया। चलिए 24 नंबर, एक प्लॉट को 1,95,000 में बेचने में मालिक को 20% की हानि होती है, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए प्लॉट को कितना में बेचेंगे, इतना में बेचे तो 20% हानि हुई, मतलब क्या 80% में आपने बेचा तब तो हानि हुआ 20%, तो 80% का वैल्यू दे रखा है, 80% का वैल्यू कितना दे रखा है, 80% का वैल्यू दे रखा है कितना 195 1 2 3 4, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 1% का, 1% 195 1 2 3 4 कितना 80, चाहिए किसका 20% लाभ, मतलब क्या 120 का वैल्यू चाहिए, तो 120 के लिए 120 से गुना कर दीजिए, इधर भी 120 से करेंगे तो 120% हो जाएगा, ये 40 दूना 30, अब यहाँ पे क्या 1.5, अब 195 को 1.5 से गुना करिए ना, जो होगा वही तो आंसर होगा, 25 25 2 45 47 5 10 19 हाथ में 1 2 29 29 29 29 25 डी, काम खत्म। ठीक है, लास्ट वन देखते हैं। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 11,000 की राशि 4 वर्ष वार्षिक दर से 2 वर्ष के प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 4 वर्ष के इफेक्टिव आर क्या होगा, 4 + 4 8, 4 चौका 16, मतलब 8.16, हाँ या ना, जब इफेक्टिव आर निकालेंगे, आर इफेक्टिव तो कंसेक्यूटिव लगाएंगे, तो 4 + 4 4 चौका 16/100 ही तो करते हैं, तो 8.16 ही तो आता है, चक्रवृद्धि ब्याज ही तो मांग रहा है, तो कितना 11,000 का 8.16/100, तो ये कट जाएगा 8.16 को 11 से करिए 6 6 1 7 8 1 9 8 8 9 76 8 9 76 कौन सा, ए विल बी आंसर, 25 का आंसर है, और 896 तो और कोई है ही नहीं, तो यही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर दूसरा सेट में।